हाय फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, हाउ पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड डेमोक्रेसी, जिसमें मैंने बताया था कि 1971 तक पाकिस्तान के एक्चुअली वेस्ट पाकिस्तान में क्या चल रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में आज का जो पाकिस्तान का आप मैप देखते हैं उसको 1971 से पहले उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और बांग्लादेश जिसको आप आज देखते हैं उसको कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। ओके, वैसे तो उसका नाम पहले ईस्ट बांग्लादेश ही था, लेकिन 1955 में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया ईस्ट पाकिस्तान अंडर वन यूनिट पॉलिसी। अभी वन यूनिट पॉलिसी क्या है? वन यूनिट पॉलिसी बेसिकली लाई गई थी, जैसे वन यूनिट वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट माना जाएगा और ईस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट माना जाएगा। देखो, मैंने दूर दूर इसलिए बनाया क्योंकि बीच में हमारा प्यारा भारत आता है, यहाँ पे इंडिया आता है हमारा। दोनों में एक डिस्टेंस तो है ही, वैसे डिस्टेंस भी बहुत बड़ा रीज़न बना यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान या फिर बोलिए कि आज का बांग्लादेश एक नया कंट्री बनने में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसमें क्या क्या ऐसी गतिविधियाँ हो रही थी जिसकी वजह से बांग्लादेश में नई कंट्री बनाने की जोर पकड़ ली। उसको हम शुरू से देखेंगे। चलिए, अब पहले शुरुआत करते हैं यहाँ की लैंग्वेज से। यहाँ की लैंग्वेज बोली जा रही है बांग्ला। ऑफ कोर्स ये बात अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो ज़्यादा करके कनेक्टेड फील करते हैं हमारे जो बंगाल के लोग हैं उनके साथ। आपको पता ही है 1905 में 1906 में पार्टीशन हुआ था कर्जन द्वारा। जो लॉर्ड कर्जन भाई साहब थे उन्होंने पार्टीशन इसलिए किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न तो बोला था उन्होंने, लेकिन आखिरकार उनको उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट करना था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बांग्लादेश जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी और वेस्ट बंगाल जो हमारा वाला पार्ट है उसमें हिंदू कम्युनिटी रहती थी, एक तरह से मेजरली यही सिचुएशन थी। तो उनको यही करना था, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। आज़ादी 1947 में आज़ादी मिली हमें। ऑफकोर्स वहाँ पे ईस्ट जो बांग्लादेश था वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन अब इतनी ज़्यादा लंबी दूरी है, साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं, अभी आप सोच रहे होंगे क्या पता भाई जो पाकिस्तान बना है आज का, क्या उसमें पूरे के पूरे जो प्रोविंसेस हैं सबकी सहमति थी क्या? मैं बोलता हूँ नहीं थी। सिर्फ उनके पंजाब और सिंध प्रोविंस की सहमति थी। बलूचिस्तान को उन्होंने कब्जा किया। खैबर पख्तूनवा के अंदर अभी तक और ढंग से अपनी सरकार नहीं बना पाए। खैबर पख्तूनवा जो एरिया है उनका आज का, इससे पहले भी वो मतलब अपने हिसाब से ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे। अभी तक वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, अभी तक वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। बलूचिस्तान को इन्होंने कब्जा किया, अभी तक वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। जो इनके 3 से 4 सिटी हैं जो आप सुनते हो, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यही 4-5 सिटीज़ हैं इनके पास जिसकी ये बड़ी बड़ी हकते हैं और उसी के ऊपर ये बात करते हैं। वहीं पे क्रिकेट मैचेस भी कराते हैं, वहीं पे PSL भी कराते हैं, वहीं पे सब कराते हैं। इसके बाद इनके पास कोई जगह नहीं है। ठीक है, चलिए अभी उसके ऊपर नहीं जाते हैं। मैं बताता हूँ कि मतलब एक तरह से जो रिलीजन के बेस पे इन्होंने पार्टीशन किया था वो किसी भी तरीके से आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और किसी भी कंट्री में सक्सेसफुल हुआ है, वो पाकिस्तान का लो या किसी का भी लो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई थी जो हमें देखने को मिलती है। पहली, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। क्योंकि जो पाकिस्तान के जो हमारे उनके फाउंडर थे, उनके फाउंडर थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। वो ठहरे भाई, उन्होंने बोला उर्दू लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे। अब इस पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो बांग्ला बोलते हैं। कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट हो गया लैंग्वेज के बेस पे। अब बंगाली लैंग्वेज को उस लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, और बेंगलोर के जो ढाका के जो लोग हैं या जो ईस्ट बंगाल के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे लैंग्वेज को उर्दू के बराबर दर्जा दिया जाए। उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। करेक्ट। 11 मार्च 1948 फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना डिक्लेयर्ड उर्दू एज अ सोल नेशनल लैंग्वेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने बंगाली को दबा दिया। जबकि वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है विच इज लेसर देन ईस्ट पाकिस्तान, क्या मतलब हुआ? आप सिर्फ कुछ एलाइट लोगों के, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में जो लोगों ने पाकिस्तान बनाया था ना वो जमींदार थे, एलाइट थे, कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, लंदन से पढ़ के आए हुए लोग थे, खुद जिन्ना साहब भी तो आए थे इंग्लैंड से पढ़ के। तो यही लोगों ने मिलकर सिर्फ अपना सब कुछ बनाया, एक कंट्री बनाई, बाकी किसी की कोई सहमति नहीं ली, और एक छोटे से एरिया में उर्दू बोली जा रही है उसी को इम्पोज कर दिया इन्होंने पूरी कंट्री पे। उर्दू कहाँ बोली जा रही थी?
पंजाबी और सिंधी अलग अलग बोली जा रही है, तो एक तरह से उन्होंने सोचा कि उर्दू को हम मान लेते हैं भाई। इन्होंने देखा कि भाई इनके जो परदादा वदा जो थे, ये अपने आप को ये इंडियन थोड़ी मानते हैं, ये अपने आप को कहीं मिडिल ईस्ट से रिलेट करते हैं, ये अपने आप को प्रोफेट से रिलेट करते हैं, ये इंडियन थोड़ी मानेंगे अपने आप को। चलिए उस पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा लेकिन लैंग्वेज इनकी बोली जा रही है। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न। अब यहाँ पे उसी के लिए आंदोलन चालू हो गया, एंड द मूवमेंट एस्केलेटेड इनटू द भाषा आंदोलन। भाषा आंदोलन मतलब लैंग्वेज मूवमेंट, जिसके अंडर डिमांड थी भाई हमारी बंगाली लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए जितना कि आप लोग उर्दू लैंग्वेज को दे रहे हैं। सिंपल डिमांड इतनी थी। इस डिमांड को मानने के लिए टोटल 9 साल लगे। ये डिमांड 47 से चालू थी और 56 में जाके जब इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना 56 में 1956 में, तब जाके इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। उर्दू, बंगाली एंड इंग्लिश, 3 लैंग्वेजेस को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने इनके पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है। चलिए, तो वही यहाँ पे प्रपोज किया गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उनकी, प्रपोज किया गया बंगाली को भी एज ए नेशनल लैंग्वेज। तो जब 1956 में इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1947 में आज़ाद होते हैं, 9 साल बाद इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जब तक हमारा अभी तक एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारा दूसरा इलेक्शन होने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले एक और कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये तो मैं काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे आ गया मैं। इससे पहले भी कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि और क्या क्या समस्याएं चल रही थी। ईस्ट बंगाल की पॉपुलेशन जो है वो है अराउंड 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। 40% रह रही है वेस्ट पाकिस्तान में। पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस से लोग कर रहे हैं टोटल 30% ऑफ देयर फिजिकल पॉलिसी। साथ ही साथ वे जो ईस्ट बंगाल है, अगर आपको बता दूं तो मैं, ईस्ट बंगाल का लॉस हमें इसलिए होता है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था वही रेफरेंस के हिसाब से समझिए आप। ईस्ट बंगाल का लॉस हमें इसलिए हमको इसलिए फील होता है एज ए इंडियन, क्योंकि वहाँ पे जूट की खेती बहुत होती थी, जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ से जूट वो लोग दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ईस्ट बंगाल के लोगों को फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं फ़ायदा हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है वेस्ट पाकिस्तान में। फ़ायदा किसका हो रहा है? वेस्ट पाकिस्तान का। डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? वेस्ट पाकिस्तान में। वो भी पूरे वेस्ट पाकिस्तान में नहीं हो रहा भाई, हो रहा है पंजाब प्रोविंस में और सिंध प्रोविंस में। बाकी 2 प्रोविंस उनके जो बड़े बड़े प्रोविंस हैं, जिसको NWFP पहले बोला जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज के टाइम पे खैबर पख्तूनवा है, और बलूचिस्तान प्रोविंस, उन दोनों में उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है जो पैसा वो लोग जहाँ से भी कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रोविंस में और सिंध प्रोविंस में खर्चा किया जा रहा है। ईस्ट बंगाल पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अभी समझ लो कि इकोनॉमिकली भी ईस्ट पाकिस्तान को लोग दबा रहे हैं, कल्चरली भी दबा रहे हैं, पॉलिटिकली भी दबा रहे हैं। तो पूरा का पूरा फ़ायदा वेस्ट पाकिस्तान को हो रहा है। अभी लंबे टाइम तक चलता जा रहा था, भले वो 1958 में पहली बार मार्शल लॉ लगा हो या फिर जो भी हुआ हो। आप उससे पिछले वाला वीडियो कनेक्ट करेंगे आप, जिसमें मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे आयूब खान आते हैं, जो इनके पहले मिलिट्री डिक्टेटर हैं। अभी देखिए, खुद आप सोचिए कि 1956 में क्या लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है आयूब खान, जनरल आयूब खान आ जाता है। चलिए, अब यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान की सिनेरियो में नहीं जाते हैं, अदरवाइज उसका एक ऑलरेडी बना के रखा है मैंने। अब यहाँ पे बांग्लादेश के एक्सपेक्ट से देखते हैं। अब इतनी सारी कंडीशंस वहाँ पे ख़राब हो रही है, इकोनॉमिक सेपरेशन हो रहा है, पॉलिटिकल सेपरेशन हो रहा है, कल्चरल सेपरेशन हो रहा है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है। तो वैसे केसेस में आवाज़ तो उठेगी। और वहाँ पे एक नई पार्टी निकल के आती है जिसका नाम है अवामी लीग, जिसके फाउंडर हैं शेख मुजीबुर रहमान। इसको बोंगा बंधु बोलते हैं इनको, मतलब ब्रदर ऑफ बांग्लादेश या बंगालियों का ब्रदर एक तरह से, बोंगा बंधु। ओके, अब एक तरह से नेशनलिस्ट पार्टी उभर के आती है, जैसे कि आप देखोगे आज़ादी के टाइम पे INC उभर के आती है। ओके, उसी तरीके से एक नेशनलिस्ट पार्टी उभर के आती है अवामी लीग। अवामी लीग ने 1966 में अपने 6 पॉइंट प्रोग्राम दिए। 6 पॉइंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थे और एक तरह से ऑल ओवर जहाँ पे भी हो गया उन्होंने इसको प्रमोट किया। वो वेस्ट पाकिस्तान में भी जाते, वहाँ पे भी इसको प्रमोट करते। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को तो ये प्रमोट कर ही रहे थे सब चीज़ें कि हमें क्या चाहिए। इन्होंने इसको बोला
आर चार्टर ऑफ सर्वाइवल, मतलब अगर ये चीज़ें होंगी तभी हमारी कम्युनिटी यहाँ पे जिंदा रह पाएगी, अदरवाइज हमको यहाँ पे दबा दिया जाएगा। वो चाहते थे यहाँ पे फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब देखो क्या होता है कि सेंटर ऊपर है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आती है, नीचे लोकल गवर्नमेंट आती है। एक तरह से पावर शेयरिंग का एक सिस्टम है, जैसे हमारी कंट्री में आज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, और अब देखोगे म्यूनसिपैलिटी है, पंचायत है, ये लोकल गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं, पार्ट है। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि उन्होंने बोला कि फेडरल सिस्टम चाहिए, मतलब सेंट्रल पे गवर्नमेंट और हमको अपने स्टेट लेवल की अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, प्रोविंसेस लेवल पे अपनी ऑटोनॉमी चाहिए। ओके, सेपरेट करेंसी चाहिए हमें अपनी, विथ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की अलग अलग होनी चाहिए भाई, हमारा अपना अलग सिस्टम होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी हो रही है पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, उसी की रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, इसको बोलते पूर्वी पाकिस्तान। पहले उन्होंने बोला कि जो भी आप हमें देखो, हमारे यहाँ से जूट प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे यहाँ पे जो भी उद्योग लग रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री लग रही है, उसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। आप उसका फ़ायदा कहाँ यूज़ कर रहे हो? उसका फ़ायदा अपनी जेबें भरने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसका फ़ायदा आप प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट का, उसका फ़ायदा आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ लाहौर में, उसका फ़ायदा आप यूज़ कर रहे हो सिंध में, उसका फ़ायदा आप यूज़ कर रहे हो कराची में, उसका फ़ायदा ईस्ट पाकिस्तान के ढाका में नहीं हो रहा है। ढाका से सिर्फ आप ले रहे हो, पैसा वसूल कर रहे हो हमसे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कंट्रोल, हमारे पैसे का कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए, जिससे कि हम उसका अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकें। ये इनका पर्पस था। इन्होंने बोला भाई हमको टैक्स और ड्यूटीज लगाने का पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये फेडरल फीचर का ही पार्ट है। वैसे कॉमर्स एंड ट्रेड का हमारे पूरा अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि हम अपने ट्रेड रिलेशन किसी कंट्री के साथ हम अपना सेटअप कर सकते हैं। अगर वो चाहे इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशन सेटअप करना, दे कैन डू इट। दे वांट टू सेटअप अ ट्रेड रिलेशन विद चाइना, दे कैन डू इट। उनको वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम वैसे ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किया जाता है, ठीक है। और उन्होंने ही बोला कि हमारा सेपरेट क्या होना चाहिए, हमें सेपरेट पुलिस चाहिए और हमें सेपरेट मिलिट्री चाहिए। ज़्यादा करके क्यों इसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि देखिए इससे पहले ये थोड़े ब्रिटिश माइंडसेट है यहाँ पे, जैसे बताता हूँ मैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना, बंगालीज को एक तरह से उन्होंने मिलिट्री में हायर नहीं किया। उनका मानना था कि पंजाबीज क्या हैं, पंजाबीज एक तरह से मार्शल रेस है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, NWFP, जहाँ पे पठान्स है, खैबर पख्तूनवा जिसको आज बोलते हैं, पठान्स है, जो वहाँ पे कबीले हैं, वो एक तरह से मार्शल रेस है। उनको आर्मी में दाखिला मिलना चाहिए, उनको आर्मी में एक तरह से रिक्रूट किया जाना चाहिए। बंगालीज को उतनी जगह नहीं दी गई। वही इन्होंने फंडा चला रखा था अभी तक मतलब जब तक कि ईस्ट पाकिस्तान उनके साथ था। तो इन्होंने बोला कि हमको मिलिट्री में मौका मिल नहीं पाता हमको, तो इसका मतलब क्या है कि आप ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी आप ही की मिलिट्री है, तो बेटर है कि हमारी मिलिट्री हो ना, हम अपनी मिलिट्री का रिक्रूटमेंट खुद से करें। तो ये इनके 6 पॉइंट प्रोग्राम थे, 6 पॉइंट की इनकी डिमांड थी, और इसी डिमांड पे इन्होंने अपना प्रोपोगेंडा जारी रखा, इसी डिमांड पे इन्होंने ऑटोनॉमी की अपनी बात जारी रखी। तो ये इनकी कहानी है। अब यहां से शुरू होता है भाई इनकी ऑटोनॉमी की बात। सेपरेट कंट्री आगे चल के होगा, लेकिन देखते हैं अभी, ठीक है। यहां तक चीज़ें क्लियर हैं काफ़ी। अब यहाँ पे होता है इन्हीं के अगेंस्ट एक केस आता है, अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। अगरतला हमारे यहाँ पे भाई, वैसे अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस बता दूँ तो सच है, क्योंकि 2011 में अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में कि टोटल 35 मेंबर्स थे। 35 में से एक मेंबर ने, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है बहुत सारे लोग मर भी गए, बहुत सारे लोगों को असैसिनेट भी किया गया, खुद मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया था वहाँ की मिलिट्री ने 1975 में। तो उसमें से एक जो इंसान था जो उसका पार्ट भी था, बाद में उसी ने बोला कि अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस सच है। मुजीबुर रहमान और उनके साथी लोग इंडिया गए थे, अगरतला में मीटिंग हुई थी इंडियन इंटेलिजेंसिया के साथ, इंडियन अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, और पर्पस था कि किसी तरीके से मतलब ईस्ट बंगाल को एक सेपरेट कंट्री बनाना है, या ईस्ट पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बनाना है, इसको कैसे तो भी अलग करना है। ये इसकी बात ऑलरेडी हो रखी थी, लेकिन उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। मुजीबुर रहमान और उनके साथियों ने, अवामी लीग ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया इसको, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट किया गया है उनके एक मेंबर द्वारा 2011 में, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अब अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में क्या था वही बताया मैंने आपको, पर्पस वही था यहाँ पे। अब आयूब खान को, ये जो वहाँ के जनरल थे आयूब खान, उनको पता चल गया भाई
कि मुजीबुर रहमान ऐसा कोई प्लॉट कर रहे हैं, वैसे ही वो चिड़े हुए थे उनके 6 पॉइंट प्रोग्राम से कि भाई ऑलरेडी ये ऑटोनॉमी मांग रहा है, अब इसके बारे में पता चल रहा है कि भाई ये इंडियन एजेंसी के साथ मिलके यहाँ पे सेसेशन की बात कर रहा है, सक्सीड करने की बात कर रहा है, तो इनको उठा के जेल में डाल दिया। मुजीबुर रहमान और उनके 34 साथियों को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। बोला कि ये लोग सक्सीड करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, इसीलिए उठा के जेल में डाल दिया। उनको ऐसा लगा, बताता हूँ इसके पीछे रीजन, आयुब खान को ऐसा लगा कि ऐसा करूंगा मैं तो एक तरह से ना सिंपति मिलेगी मुझे लोगों की, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को भी सिंपति, ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी मेरे लिए सिंपति रखेंगे कि अच्छा ठीक है, नहीं आपने अच्छा काम किया, ये तो गद्दार है। लेकिन उल्टा पड़ गया पासा पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया। यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब उनको ट्रायल हुआ उनके अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखिए पासा ऐसे उल्टा पड़ा कि जितने भी अवामी लीग के लोग थे और ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने मुजीबुर रहमान के लिए आवाज़ उठानी चालू कर दी कि उनको जेल से छोड़ो भाई आप। एक तरह से पॉलिटिकल केस है, आपने इसको अननेसेसरी मतलब फ्रेम करके उनको जेल में डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आयुब खान ने बोला कि यार ये तो सच है। बोले कोई सच विच नहीं है, आपने मुजीबुर रहमान को इसलिए जेल में डाला है क्योंकि मुजीबुर रहमान ने ऑटोनॉमी की बात की है, मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट प्रोग्राम दिए, इसीलिए आप उनके ऊपर झूठे केस लगा रहे हो। पासा पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया और पब्लिक प्रोटेस्ट इस लेवल पे हुए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और कुछ सपोर्ट उन्हें वेस्ट पाकिस्तान से भी मिला कि आखिरकार उन्हें मुजीबुर रहमान को छोड़ना पड़ा। इस लेवल पे चीज़ें चली गई थी। द ट्रायल ऑल्सो स्पार्क्ड वायलेंट प्रोटेस्ट and a strike across East Pakistan and deepening the rift between the East and the West Pakistan। तो इस लेवल पे चला गया था। और ऐसा नहीं है, आयुब खान के वजह से पूरा पाकिस्तान परेशान था। इससे पहले 1965 में पाकिस्तान हार चुका था इंडिया के अगेंस्ट। जो इनके नरेटिव थे सारे के सारे फेल हो चुके थे। ये 1958 से गद्दी पे बैठे हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, एज ए मिलिट्री लीडर, और 1969 में एक फोर्सफुली इनको हटना पड़ता है कि इनकी सारी पॉलिसी फ्लॉप हो जाती है। और 1969 में एक नए लीडर का जन्म होता है। बोलिए तो एक तरह से ये तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया क्या क्या कॉजेस थे इस पाकिस्तान। एक नया लीडर आता है जिसका नाम है जनरल याया खान। ही इज कॉल्ड एज अ बुचर ऑफ बांग्लादेश। इस लेवल का जेनोसाइड यहाँ पे होगा, अभी आगे समझते हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है कि भाई इनकी आवाज़ उठ चुकी है आज़ादी की। ये भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से इनको, यहाँ पे देखिए किस तरह से इनको दबाया जा रहा है। लिंग्विस्टिक सप्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, झूठ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान को मिल रहा है। पॉलिटिकली इनको दबाया जा रहा है। कल्चरल डिफरेंस तो है ही है, बिकॉज बंगालीज फील कनेक्टेड टू द इंडिया, दैट इज़ वेस्ट बंगाल के लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं रेदर देन टू द पाकिस्तान। आज भी सच्चाई है, लेकिन आज की गवर्नमेंट इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे जनरल याया खान आते हैं तो क्या होता है भाई। अब अयूब खान तो चले गए भाई 1969 में, और लेकिन अभी तक कोई इनके जनरल इलेक्शन नहीं हुए। टू बी बता दूं आपको मैं कि अभी तक इनका कोई जनरल इलेक्शन नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ इनके मिलिट्री डिक्टेटर चेंज हो रहे हैं। ये दूसरे मिलिट्री लीडर हैं इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, बस एक तरह से चेंज हुई है लीडरशिप, और कुछ नहीं हुआ है। अब इन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही, इन्होंने बोला कि मैं 1 यूनिट जो प्रोग्राम चल रहा है, 1 यूनिट प्रोग्राम मतलब वेस्ट पाकिस्तान एक सेपरेट यूनिट, ईस्ट पाकिस्तान एक सेपरेट यूनिट, उसको मैं ख़त्म करता हूँ मैं। दूसरी चीज़ बोली, मैं पहला जनरल इलेक्शन कराऊंगा कंट्री में। 1970 में इन्होंने पहला जनरल इलेक्शन कराया, जो कि 23 साल बाद हो रहा है कंट्री के फॉर्मेशन के बाद। और किस बेसिस पे कराऊंगा? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा है। तो टोटल 300 नेशनल असेंबली सीट्स हैं, 162 ईस्ट पाकिस्तान को दी जाती हैं और 138 दी जाती हैं वेस्ट पाकिस्तान को। तो यहाँ पे 162 में से 160 सीट आवामी लीग जीत के आती है। खुद सोच के देखो, 162 में से 160 सीट का जीतना एक पार्टी के लिए, अभी तक की डेमोक्रेसीज में
अभी तक के जितने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, किसी भी पार्टी को इस लेवल की मेजॉरिटी नहीं मिली है। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, और अभी तक नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है इस लेवल का। अब देखो 300 में से, अब खुद देखिए 300 में से सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए होता है? 151 चाहिए ना, 151 चाहिए। 160 तो इनको अकेले मिल गए, 160 अकेले मिल गए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहाँ पे है? ए वेस्ट पाकिस्तान में है। इनके जो लीडर हैं उनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। इनको मिलते हैं 81 सीट्स। अब कायदे से देखें तो 138 में से 81 सीट इनको मिले हैं, और 162 में से 160 सीट अवामी लीग को मिले हैं। इनको मिला है ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी, इनको मिला है वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी किसके पास है? अवामी लीग के पास है। ये पूरी कंट्री में सरकार बना सकते हैं, इतनी सीट इनको मिली हुई है। लेकिन क्या ये मंजूर है? क्या ये वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को मंजूर है कि एक पर्सन बंगाली एथनिसिटी का उठ के आएगा और पूरे कंट्री में सरकार बनाएगा? चलेगा ये? वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, और नहीं किया उन्होंने। करेक्ट, बिल्कुल किया भी नहीं उन्होंने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन वही है, पूरा का पूरा है बांग्लादेश है जो आज का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सीट किसी दूसरे पार्टी को मिली थी, अदरवाइज पूरी की पूरी यहाँ पे 160 सीट मिल जाती है इनको। और ब्लैक वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे पीपीपी को मिला है टोटल 82 सीट्स, 82 सीट्स मिले थे इनको। अब देखिए ये जो पूरा रीजन है ना इनका, ये जो वाला है पूरा रीजन इंडिया को बॉर्डर करता है, ये पूरा का पूरा है इनका पंजाब। ये वाला नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे कराची मिलेगा आपको। ये है इनका सिंध, ये वाला है एरिया इनका बलूचिस्तान, और जो खैबर पख्तूनवा में बोल रहा हूँ इतने देर से, वो ये वाला पार्ट है इनका, ये वाला पार्ट है। इनको खैबर पख्तूनवा उस टाइम पे NWFP था, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये फ्रंटियर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे आज तक इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, आज तक यहाँ पे कोई इनका ढंग की गवर्नमेंट नहीं है, आज तक इन्हें गवर्नमेंट बना पाए हैं। ये तो हमारा कश्मीर है, ये तो हमारा वाला पार्ट है, ठीक है, जो इसको अपने हिस्से में लोग दिखाते हैं। बट चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अभी तक की कहानी है। अगेन वही है, ये चीज़ हमने कर लिया है डिस्कस। हाँ, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, द भोला साइक्लोन। और भोला साइक्लोन लिटरली बांग्लादेश को हिला देता है। इससे पहले की स्टोरी थोड़ा सा मैं भूल गया बताना आप लोगों को। भोला साइक्लोन देखो क्या होता है, इलेक्शन होते हैं दिसंबर में और भोला साइक्लोन आता है नवंबर में। इस लेवल का, एक अलग लेवल का डिवास्टेटेड इफेक्ट होता है इसका बांग्लादेश के ऊपर। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, बहुत सारी जाने जाती हैं। बोलते हैं कि 1 लाख से ऊपर यहाँ पे लोग अफेक्ट हुए थे, खाने को नहीं था, फेमाइन जैसी सिचुएशन आ गई थी वहाँ पे। और अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि उस एरिया के ऊपर ध्यान दे, उस एरिया के ऊपर अपना एक तरह से फोकस करे कि नहीं अभी इनकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इनके ऊपर फंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, इनको रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है, इनको रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है, इनको खाना पानी सब मिलना चाहिए टाइम से। लेकिन इनकी जो याया खान की गवर्नमेंट थी जो वेस्ट पाकिस्तान में थी, उन्होंने इनको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एक तरह से नेग्लिजिबल सपोर्ट। एक हेलीकॉप्टर इन्होंने भेजा था, एक हेलीकॉप्टर भेजा था इतने बड़े एरिया के लिए इनको सपोर्ट करने के लिए। एक हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालो। यहाँ तक कि USA ने, इंडिया ने, अलग अलग देशों ने इनको सहायता देने के लिए बोला, इन्होंने लिया नहीं, वो लिया नहीं, या लिया तो अपने जेब में रखा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सियर नेग्लिजेंस था याया खान का, जो जनरल थे उस टाइम पे, जनरल याया खान का सियर नेग्लिजेंस था टुवर्ड्स द बांग्लादेश या टुवर्ड्स द ईस्ट पाकिस्तान। और इस भोला साइक्लोन ने इस लेवल पे लोगों को इस लेवल पे परेशान किया कि लोगों ने बोला कि यार अब तो अलग हो ही जाना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ ना कि इट वॉज अ स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। बोलते ना कि आखिरी है भाई, इतना तुमने परेशान कर दिया, इतना तुमने बोझा डाल दिया एक ऊँट के ऊपर कि बाद में एक स्ट्रॉ भी रखा जाएगा तो कैमल बैठ जाएगा। यही सिचुएशन यहाँ पे है। और इसी का एक हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है नेशनल असेंबली में जो इलेक्शन हुए 1970 के। वहाँ पे अवामी लीग को 160 सीट्स मिलती हैं, 160 सीट से वो विजय होते हैं 162 में से। एक वन ऑफ द रीज़न है भोला साइक्लोन,
क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से इग्नोरेंस था पूरी तरीके से यहाँ के लोगों के लिए। चलिए, अब डेडलॉक हो गया भाई, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है, मतलब कौन जीता है, 81 सीट्स पीपल्स पार्टी के पास है, वेयर एज ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के पास 160 सीट है मेजॉरिटी में। और ओवरऑल किसकी मेजॉरिटी है, ओवरऑल अवामी लीग की मेजॉरिटी है पूरे कंट्री में, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिला के। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो क्या बोलते हैं कि हम पावर शेयरिंग करेंगे। कायदे से तो मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट बनानी चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं कि हम पावर शेयरिंग करेंगे। यहाँ पे दो मेजॉरिटी हैं, एक मेजॉरिटी हमारे साइड, एक मेजॉरिटी आपके साइड। तो बोलते ये कब हुआ, याया खान तो ने तो ये बोला था कि नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो सरकार, जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी वो सरकार बनाएगी। ये चेंज कब से हो गया नैरेटिव, इसीलिए इन्होंने बोला मैं पावर शेयरिंग को रिजेक्ट करता हूँ मैं। कोई निगोशिएशन का कोई रिजल्ट नहीं आया और याया खान का दिमाग खराब हो गया। याया खान ने बोला कि अब कैसे किया जाए इसको। याया खान ने ही इसको प्रमोट किया था कि निगोशिएशन करते हैं, बैठते हैं टेबल पे और देखते हैं रिजोल्यूशन क्या आता है, लेकिन रिजोल्यूशन कुछ भी नहीं आया। मुजीबुर रहमान ने रिजेक्ट कर दिया प्लान, और याया खान का इस लेवल पे दिमाग खराब हो कि याया खान ने दोनों को जेल में डाल दिया। याया खान को डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों मेरे अगेंस्ट हो जाए, मेरी सत्ता चली जाए, मेरे को निकालते हैं लोग। और इस पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इस पाकिस्तान में लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। वो लोग बोल रहे भाई हमको तो आप सरकार बनाने दो, डी फैक्टो कंट्रोल हमारा चाहिए यहाँ पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे आ गए वो लोग, इंडिपेंडेंस की बातें हो गई इस टाइम पे अभी, करेक्ट। और साथ ही साथ ये भी सोचा है कि क्या पता भाई हमारी गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में बन जाए, ये भी थॉट चल रहा है मुजीबुर रहमान का। और इंडिपेंडेंस तो अब आ चुका है, इंडिपेंडेंस वाला थॉट अब आ चुका है कि हमें अलग होना है, इतनी सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे याया खान और भुट्टो क्या करते हैं भाई, 3 मार्च की बात है, भुट्टो ने बोला कि मैं नेशनल असेंबली को बायकॉट करता हूँ मैं, और बाकी पार्टीज को बोला आप भी बायकॉट करिए। याया खान को बोला भाई तुम असेंबली का जो सेशंस है जिसमें मतलब ना हम सरकार बनाने की बात करेंगे उसको डिले कर दो, क्योंकि डिले होगा तो ऑफकोर्स ये बात है सरकार बनेगी नहीं, मिलिट्री गवर्नमेंट ही रहेगी, मिलिट्री कंट्रोल ही रहेगा, और जब तक ये चलेगा तब तक हम देखते हैं को निगोशिएशन लाएंगे कुछ ना कुछ। एंड बिकॉज ऑफ दैट ईस्ट पाकिस्तान में पूरी तरह से सिचुएशन और ख़राब हो रही है। और एक दिन आएगा ऐसा, एक दिन ऐसा आया 23 मार्च 1971, Awami League issued an ultimatum to Yahya Khan demanding regional autonomy within 2 days or risking complete lawlessness in East Pakistan। और ये था एक तरह से अवामी लीग की तरफ से अल्टीमेटम कि भाई 2 दिन में सरकार बनाओ, हमको सरकार बनाने दो, नहीं तो समझ लो कि भाई ईस्ट पाकिस्तान अब तुम्हारे हाथ से चला गया। ऐसा सुनने में आता है कि याया खान ने यहाँ पे ऑर्डर दिया मिलिट्री को कि भाई कंप्लीट सप्रेशन करो, जो मिले उसको मारो, ख़त्म करो वहाँ पे सब कुछ, मुझे पूरी शांति चाहिए बांग्लादेश के अंदर या ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, मुझे किसी भी तरह का कोई आवाज़ मेरे ऊपर नहीं चाहिए। और वहाँ पे चालू होता है ऑपरेशन सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब सर्च करो, जो मिलता है, जो हमारे अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है उसको मारो। अगर आपने सैम मानेकशॉ सर की मूवी देखी होगी जिसमें अपना 1971 की वॉर की कहानी है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि जनरल टिक्का खान जो थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी भाई कि ऑपरेशन सर्च लाइट लीड करो और मास किलिंग होगी वहाँ पे। इसको बोलते हैं प्रॉपर जेनोसाइड, प्रॉपर जेनोसाइड है ये, ठीक है। मतलब इस लेवल का जेनोसाइड है यहाँ पे ये, जिसके अंदर एक कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई 5 लाख तो मिनिमम लाशें बिछी थी, 5 लाख मिनिमम लाशें बिछी थी। और किसको टारगेट कर रहे हैं लोग, अवामी लीग के सपोर्टर्स को, बंगाली नेशनलिज्म को कर रहे हैं लोग। जो लोग बंगाल की बातें कर रहे हैं, सेपरेट बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं, उन सबको बोलते हैं आप सबको दबा दो। जो वहाँ पे हिंदूज रह रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको तो मतलब ऐसे अभी भी इज्जत ये लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी ये कहानी यही है। कंप्लीट लॉलेसनेस है, प्रॉपर जेनोसाइड है। आज तक पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। और आज के टाइम पे मेरे को ये बोलने में मतलब दुख होता है कि आज की बांग्लादेश की गवर्नमेंट अब पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर रही है। ये होने के बाद, ये कंडीशन होने के बाद, ये प्रॉपर जेनोसाइड हुआ है उनके साथ, अभी भी वो सुनने समझने को तैयार नहीं है।
चलिए ठीक है। अब इसके इस टाइम पे इसके बाद होता क्या है, इसके बाद दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है रिफ्यूजी क्राइसिस। रिफ्यूजी क्राइसिस होता है, अराउंड 1 करोड़ से ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आते हैं। इंडिया में आएंगे तो कहाँ आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। अब 1971 की बात है भाई, 1971 में हमारी भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, हमारी भी पॉलिटिकल स्थिति थोड़ी खराबी चल रही है, हमारे पास भी बहुत बड़े हम लोग प्रॉस्परस कंट्री नहीं बने हुए हैं। तो इसलिए रिफ्यूजी क्राइसिस मतलब रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज जाने वाले हैं अभी, तो ये हम फेस कर रहे हैं इस टाइम पे रिफ्यूजी क्राइसिस हमारी कंट्री में। लोग उठ के यहाँ आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं, त्रिपुरा में आ रहे हैं, ठीक है, मिजोरम में आ रहे हैं, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अब बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं। क्योंकि कौन रहेगा यार, इस लेवल पे जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ पे दबाया जा रहा है उनकी आवाज़ को। अब वहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, और इस टाइम पे आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक ब्लैक रिफ्यूजी कैंप सेटअप करवाए, और साथ ही साथ एक तरह से मैं बोलता हूँ कि मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने का काम हमारी गवर्नमेंट ने चालू किया। मुक्ति वाहिनी को प्रॉपर ट्रेनिंग देने का काम हमने चालू किया। ऐसा प्लान तो था उनका कि हम पाकिस्तान पे डायरेक्टली अटैक कर दें, प्लान था उनका बिल्कुल, लेकिन उस टाइम पे हमारे जनरल थे सैम मानेकशॉ सर, उन्होंने बोला कि इस टाइम पे हम अटैक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी है मानसून का टाइम, और मानसून के टाइम पे मैं अपनी फोर्सेस को दांव पे नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको पता ही है बांग्लादेश में काफ़ी नदियां हैं, और बड़े लेवल पे मतलब ऑफकोर्स मानसून हिट करता है वहाँ पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अपने हिट करता है वहाँ पे भी हिट करता है। तो एक अच्छी सिचुएशन वहाँ पे नहीं है इस टाइम पे अटैक करने की। कुछ नहीं होगा, फालतू में लॉस हो जाएगा, हमारा जवानों की जान जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही मानसून ख़त्म होगा हम उस हिसाब से प्लान करते हैं और अटैक करेंगे। लेकिन तब तक क्या किया जाएगा, तब तक मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुक्ति वाहिनी वहाँ पे एक तरह से गुरिल्ला वॉर फोर्स बनता है बांग्लादेश के अंदर, और पर्पज़ वही है कि टारगेट किया जाएगा पाकिस्तान को। और जैसे ही सिचुएशन शुरू होती है, जैसे ही मतलब लाइक मानसून ख़त्म होता है, ये लोग लॉन्च करते हैं ऑपरेशन जैकपॉट। क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर ये तो करेंगे ना, पाकिस्तानी मिलिट्री पे अटैक करेंगे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेंगे जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर है। ये लोग पाकिस्तानी नेवी को टारगेट करते हैं, उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने इनको ट्रेनिंग दी है। चलिए, इंदिरा गांधी का अप्रोच ये रहता है भाई, जहां पे भी वो जाती हैं, जिस भी जगह पे जाती हैं, वो एक तरह से ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन देने की कोशिश करती हैं, ग्लोबल प्रेशर बनाने की कोशिश करती हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो जा रही हैं यूएसएसआर, वो जा रही हैं जर्मनी, फ्रांस, एनीवेयर, वो हर बार ये बोल रही हैं कि इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखो, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है देखो। और साथ ही साथ सोवियत यूनियन के साथ हमारे जो गठबंधन है उसको और बेटर करती हैं। क्यों ये करना ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन थे यूएसए के साथ। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत मतलब सराहनीय है आज के टाइम पे, कि जब 1971 का वॉर था, यूएसए की तरफ से जो उनकी एक 7th फ्लीट है वो बे ऑफ बंगाल तक आ गई थी, लेकिन हमारे साइड से कौन था, हमारे साइड से यूएसएसआर था। तो आखिरकार यूएसएसआर ने भाई रोक के रखा, बोला भाई तुम रुक जाओ उधर ही, अदरवाइज हम भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं आने के लिए, तो चिंता मत करो, अगर तुम आ रहे हो तो हम भी आ रहे हैं। तो ये इनका सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन थी हमारे लिए। और 1971 वॉर एक तरह से सिर्फ 2 कंट्री के बीच में रही, उसमें चौथी पांचवी कंट्री कोई भी नहीं है, यूएसए का कोई रोल नहीं था, यूएसए से दूर बैठकर देखता रह गया। ठीक है, वही बोल रहा हूँ, 7th फ्लीट उनके बे ऑफ बंगाल तक आ गई थी, लेकिन अगेन हमको सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, हमने उनके साथ 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखी थी, इसीलिए आज तक हम सोवियत यूनियन, या आज के टाइम पे आप रशिया बोल लीजिए, हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, सबसे ट्रू फ्रेंड है, हम उसको कभी भाई नीचे नहीं दिखाते, कुछ भी हो जाए। आपने आई थिंक एक इंटरव्यू सुना होगा जिसके अंदर पुतिन साहब बैठे हैं और मोदी जी बैठे हैं, और उसमें पुतिन कुछ रशियन में बोलते हैं, तो जो ट्रांसलेटर होता है वो बोलता है कि हमारी तो इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि मुझे लगा आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लेवल के हमारे रिलेशन अभी भी हम शेयर करते हैं रशिया के साथ। बाकी जो चीज़ें हो रही हो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन देन टू चलिए अब इनके वॉर पे आते हैं, क्या क्या चीज़ें और हुई। अब देखिए, सिचुएशन ऐसी थी कि भाई मानसून ख़त्म हो गया, अभी
हमने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दे दी थी। ये बात पाकिस्तान को भी पता था कि मुक्ति वाहिनी को इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है और वॉर होने ही वाली है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 दिसंबर को हम पे ही अटैक कर दिया। प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक मतलब तुम करो उससे पहले हम कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है। आपने अब अगेन आपको मैं सीन याद दिलाता हूँ मैं, अगर आपने सैम मानेकशॉ की मूवी देखी होगी सर की, तो उसमें देखो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आता है और वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के भाई चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, अपने सैम मानेकशॉ सर है, वो बोलता है कि पाकिस्तान ने हमारे एयर बेसिस पर अटैक कर दिए हैं, करेक्ट। और उस टाइम बोलता है कि टेलीफोन लगाना तो हम भूल ही गए यहाँ पे, वो वाला जो सीन है वहाँ पे। तो सैम मानेकशॉ सर क्या बोलते हैं कि इसी दिन की तो हमें तैयारी की थी, चलो, क्योंकि वो प्लान था पहले से कि पाकिस्तान अटैक करेगा, ये दिमाग में था। वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे, उनको अक्ल है इतनी। तो उन्होंने भाई, हमने भी एक तरह से हर फ्रंट पे, हमने ईस्ट फ्रंट पे प्लस वेस्ट फ्रंट पे हमने चारों तरफ से अटैक किया विद द हेल्प ऑफ मुक्ति वाहिनी। क्योंकि मुक्ति वाहिनी को एक तरह से एक एडवांटेज क्या था, हमें मुक्ति वाहिनी से क्या एडवांटेज मिला, दे वर नोन टू द एरिया। बांग्लादेश के जितने भी एरिया हैं वो लोकल है वहाँ के, उनको पूरा उस एरिया के बारे में पता है। तो उनकी वजह से उनसे हेल्प एक तरह से मिलके हमने बांग्लादेश को, अभी बांग्लादेश समझ लिए है, इसको तीनों साइड से हमने भाई घेर लिया। यहां पे रिसोर्सेज जा सकती है क्या? नहीं। जब यहां पे रिसोर्सेज ही नहीं जा पाएगी तो फिर फोर्सेस को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा ना, यही तो प्लान था। और वेस्ट फ्रंट पे हम लाहौर तक जा चुके हैं, टू वेरी फ्रैंक, वेस्ट फ्रंट पे हम लाहौर तक जा चुके हैं, एयरफोर्स को हमने काउंटर कर दिया। अब आती है बात नेवी की। ये देखिए जितने सारे बैटल हैं, इसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे मैं। बैटल ऑफ लोंगे वाला, जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी है, बैटल ऑफ हिली, बैटल ऑफ बसंतर, ये टैंक वाला बैटल है वेस्टर्न फ्रंट पे। तो हमने हर फ्रंट पे जीता। अब बात आती नेवी की। नेवी ने 3 दिसंबर को लॉन्च किया। इसमें सबसे बड़ा रोल है नेवी का, सबको याद ही नहीं रहता नेवी का रोल, लेकिन नेवी का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे। नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन त्रिदंत। ऑपरेशन त्रिदंत लॉन्च किया उन्होंने, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, उन्होंने कराची पोर्ट को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज कर दिया। कराची उनका सबसे बड़ा पोर्ट था, कराची उनका सबसे बड़ा पोर्ट था। कराची पोर्ट डिस्टेबलाइज हो गया, उन्होंने, उनकी नेवी ने गिव अप कर दिया। और 4 दिसंबर को, आप सुनते हैं ना 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे हम इसलिए मनाते हैं बिकॉज ऑपरेशन त्रिदंत सक्सेसफुल हुआ था, ये रीजन है उसके पीछे। तो हमने तीनों फ्रंट पे, वेर इट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों फ्रंट पे हमने विजय प्राप्त की पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इतनी लेवल पे हमने री इन्फोर्समेंट, मतलब आने ही नहीं दिया पाकिस्तान की तरफ कुछ भी। और उसमें आपने एक देखी होगी पीएनएस गाजी, हमने पीएनएस गाजी को डिबो दिया नियर बाई विशाखापत्तनम। पीएनएस गाजी उनको मिली थी यूएसए से, एडवांस सबमरीन थी। उनका प्लान था भाई हमारे आके अटैक करना, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन वो हुआ नहीं सक्सेसफुल। विक्रमादित्य को के ऊपर अटैक करने का प्लान था आई थिंक, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। सॉरी, विक्रमादित्य नहीं, आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। उस टाइम पे हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको डिस्ट्रॉय करने का प्लान था इनका, बट नहीं हो पाया वो। तो विथ इन 13 डेज हमने ढाका को पूरी तरह से इंसर्कल कर लिया, पूरी तरीके से कंट्रोल आ गया इंडियन आर्मी के पास। और इंडियन आर्मी के पास चाहती तो इंडियन आर्मी अपने पास रख लेती, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पॉइंट इज दैट वी आर नॉट ऑफ दैट नेचर। हमने क्या किया भाई, हमने चुपचाप से उसको दे दिया मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट को, मुजीबुर रहमान अवामी लीग को दिया हमने, बोला अब इसको टेक केयर करिए आप, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और धीरे धीरे जितने भी जो रिफ्यूजेस हमारे पास आए थे उनको हमने वापस भेजना चालू कर दिया। हमें क्या होता है उसके बाद, क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन होता है 16 दिसंबर को, जिसको हम विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। उनकी तरफ से जनरल नियाजी साहब थे, आपने फोटो देखी होगी, आप मेरे इस पे देख सकते हैं। और हमारे साइड से लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा साहब थे, इन्होंने साइन किया। वो पिक्चर बहुत ही फेमस है, अपने थंबनेल पे लगा रखा है, आप देखना इसके, ओके। और 16 दिसंबर को विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है बांग्लादेश में भी, और 26 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। इसलिए 26 मार्च को करते हैं क्योंकि 26 मार्च को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम अब आज़ाद हो रहे हैं। 26 मार्च 1971 को ही उन्होंने किया था वैसे, लेकिन उनको अगले साल ही मिला वो। तो उन्होंने उसी डेट को प्रिजर्व रखा और बोला कि उसी डेट को हम इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कहानी है पूरी तरह से एक कंट्री के बनने की। और कंट्री बनती कैसे है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न उसके पीछे का जनरल इलेक्शन। इसीलिए मेरा जो टॉपिक चालू है ना, पाकिस्तान अ फेल्ड डेमोक्रेसी, तो पाकिस्तान इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंट्री।
सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने पूरा डिस्कस किया कैसे पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और रही बात है वॉर्स की, ये जो वॉर है यहाँ पे, बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल ऑफ हिली, बैटल ऑफ बसंतर, ऐसे बहुत सारे और बैटल्स हैं, उसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे कभी, और सेपरेट टॉपिक हो जाएगा अपने आप में। ये टॉपिक से थोड़ा भटक जाएंगे हम लोग, तो नहीं चाहता हूँ मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।